आपको याद हो कॉन्सेप्ट पिछली क्लास का, वो बता सकते हो। बिल्कुल सही बात है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आपको पता था कि हम ज्यामिति से ही संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, और अभी अगर आपको पिछली क्लास का याद हो तो हमने त्रिभुज के कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े थे, जिसमें बिल्कुल सही अंशुल शर्मा के नाम से जो भी बच्चा, आपने बिल्कुल सही बताया कि लास्ट क्लास में हमने एक तो माध्यिका पढ़ी और एक दूसरा हमने शीर्ष लंब पढ़ा, मीडियन एंड एल्टीट्यूड के बारे में पढ़ा था। बिल्कुल सही बात है कि हमने सबसे पहले माध्यिका देखी और उसमें ये देखा कि त्रिभुज की तीन माध्यिकाएं होती हैं और वो उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है वो सभी के बारे में सीखा। उसके बाद हमने शीर्ष लंब के बारे में भी सीखा। और आपको अगर याद हो तो हमने एक स्पेशल कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जो समबाहु त्रिभुज होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, उसके लिए मीडियन और एल्टीट्यूड, यानी कि उसके लिए माध्यिका और शीर्ष लंब एक ही होता है। ठीक है, वही जो लाइन होती है वही माध्यिका होती है और सेम लाइन ही शीर्ष लंब होती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जैसा कि हर क्लास में करते आए हैं, कि सबसे पहले इन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहां देना है, सभी को पोल सेक्शन में जाके देना है, कोई भी कमेंट में नहीं लिखेगा। क्वेश्चन क्या है कि जो हमें चित्र दे रखा है, यदि इस चित्र में डीएम त्रिभुज डीईएफ की माध्यिका है और हमें EM3 दे रखा है, तो इस केस में हमें EF बताना है कि EF क्या होगा। सभी बच्चे पोल में आंसर करेंगे। देखिए बहुत ही आसान सवाल है, अगर आपने पिछली क्लास के कॉन्सेप्ट पढ़े हैं और अभी तक याद हैं तो ये बहुत ही सरल सवाल है। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर देंगे, कमेंट में कोई नहीं लिखेगा। बहुत बढ़िया, काफी बच्चों ने आंसर देना स्टार्ट कर दिया है। अच्छा, जिन बच्चों ने अभी अभी ज्वाइन किया है उनको मैं बता दूं कि हम अभी पिछली क्लास में जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे हमने, माध्यिका और शीर्षलंब, उन्हीं पर बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जैसा कि हम हर क्लास के स्टार्टिंग में करते आए हैं। क्वेश्चन क्या है वो आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैं पढ़ के बता देता हूं कि यदि दिए गए चित्र में, जो चित्र हमें उस क्वेश्चन में दे रखा है, उसमें यदि डीएम त्रिभुज डीईएफ की माध्यिका है तथा ईएम, अब आपको ईएम देखना है कहां है, ईएम की लंबाई दे रखी है में 3 सेंटीमीटर, तब हमें ईएफ का मान या ईएफ की लंबाई बतानी है। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर दे चुके हैं और उनमें से ज्यादातर का आंसर सही है, लेकिन अभी भी कुछ बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। कुछ बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चे आंसर करेंगे, अभी कुछ बच्चे बचे हुए हैं। बहुत बढ़िया, जल्दी से आंसर कीजिए, जल्दी से आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर दे भी चुके हैं, सभी बच्चे आंसर करेंगे। लास्ट 10 सेकंड वेट करते हैं, 10 सेकंड वेट करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही आसान सवाल है। तो अब हम केवल 10 सेकंड वेट करेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अभी सभी बच्चों ने आंसर नहीं किया, जल्दी से आंसर कीजिए, अभी आपके पास 10 सेकंड हैं। आसान क्वेश्चन है, जल्दी से आप पोल सेक्शन में जाके आंसर कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। लास्ट 5 सेकंड्स और बचे हैं, 5 सेकंड्स आर रिमेनिंग। 5, 4, 3, 2, 1, समय समाप्त। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में हमें क्लियरली दिख रहा है कि जो डीएम है वो त्रिभुज डीईएफ की माध्यिका है। तो डीएम को मैं यहां से बनाऊं तो जो डीएम, ये वाली जो लाइन है, गुड इवनिंग एवरीवन, डीएम जो ये वाली लाइन है वो इस त्रिभुज की माध्यिका है। अच्छा, अगर ये माध्यिका है तो मुझे ये पता रहेगा कि जो एम है वो इस ईएफ का मध्य बिंदु होगा। एम क्या, ईएफ का मध्य बिंदु होगा। इसका मतलब क्या है कि जितनी लंबाई ई एम की होगी उतनी ही लंबाई एम एफ की होगी। ठीक है, अगर ऐसा है तो चलिए, हमें दे क्या रखा है, हमें ई एम दे रखा है 3 सेंटीमीटर, ये दे रखा है 3 सेंटीमीटर, तो इसलिए इस साइड भी एम एफ भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एम जो था वो मध्य बिंदु था। ठीक है, अब हमें इससे पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है
कि EF का मान ज्ञात कीजिए। अब EF तो आपको क्लियरली दिख ही रहा होगा, EF मतलब ये पूरी जो लंबाई है यहां से यहां तक की, क्या कि ये जो यहां से यहां तक की पूरी लंबाई है वो कितनी होगी, तो इन दोनों लंबाइयों को जोड़ देंगे। कौन कौन सी लंबाई को, इस 3 सेंटीमीटर को और इस 3 सेंटीमीटर को। तो 3 और 3 को जब हम जोड़ेंगे तो हमें 6 सेंटीमीटर मिल जाएगा। क्या मिलेगा, हमें मिलेगा EF हो जाएगा हमारा 3 + 3 बराबर 6 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर आएगा, 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये आया सभी के समझ में? जल्दी से कमेंट में बताइए सभी को समझ में आया कि ये 6 सेंटीमीटर क्यों होगा। सभी बच्चे बताएंगे सभी को समझ में आया, यस और नो। ठीक है, अगर ये सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो चलिए अब हम आज का पहला कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब हम त्रिभुज के ही कुछ और गुणों के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा सर ऑप्शन, हाँ जी। सर सुमन जांगड़ा ने सर 9 कहा था। अच्छा सॉरी, ये मैंने देखा नहीं। हाँ जी, सुमन के नाम से जो भी बच्चा है, आपका कहाँ डाउट है आप ये बताइए। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हाँ अब आप बताइए आपका कहाँ डाउट है। सर ये पूरा सवाल फिर से सिखा दो। फिर से देख लेते हैं, चलिए मैं पूरे को मिटा देता हूं। हमें क्या दे रखा है, देखो हमें ये दे रखा है कि जो डीएम है वो त्रिभुज डीईएफ की माध्यिका है। तो मैं सबसे पहले त्रिभुज डीईएफ बना लेता हूं। ठीक है, तो डी में एक तो ये भुजा है, डीईएफ में एक ये भुजा है, ठीक है, और एक ये वाली भुजा है। तो ये वाला त्रिभुज बना हुआ है, और हमें इसके साथ ये भी दे रखा है कि जो डीएम है वो इस त्रिभुज की माध्यिका है। चलिए डीएम बनाते हैं। डीएम कहाँ है, तो डीएम तो मुझे दिख ही रहा है, ये रहा डीएम। डीएम इसकी माध्यिका है। अगर डीएम इस त्रिभुज की माध्यिका है तो ये क्या होगा, तो ये जो एम है वो किसका, ईएफ का, ये जो पूरी लाइन है उसका मध्य बिंदु होगा। बिल्कुल मध्य बिंदु होगा इस पूरी लाइन का। मध्य बिंदु होने का क्या मतलब है, मध्य बिंदु होने का मतलब है कि जो ये यहां से यहां तक की दूरी है वही यहां से लेके यहां तक की दूरी हो जाएगी। अच्छा अगर ऐसा है तो चलिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ईएम 3 सेंटीमीटर है, मतलब ये वाली जो लाइन है इसकी लंबाई दे रखी है 3 सेंटीमीटर। अब चूंकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों बराबर थी तो ये भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि ईएफ का मान क्या होगा। अब ईएफ क्या है, ईएफ हो जाएगी कि यहां से लेके यहां तक की पूरी दूरी कितनी होगी। ठीक है, अगर पूरी दूरी को बताऊं तो इसको और इसको यदि मैं जोड़ दूं तो मुझे पूरी दूरी मिल जाएगी। तो इसको और इसको जोड़ने पे क्या मिलेगा, मुझे ईएफ मिल जाएगा 3 + 3 बराबर 6 सेंटीमीटर। हाँ अब बताइए आपको समझ में आया कि नहीं। आ गया सर। हाँ रुपेश, आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए, आपकी तरफ से डिस्टरबेंस आ रहा है। आप अभी म्यूट कर लीजिए, कोई डाउट हो तो अनम्यूट कर लेना आप। ठीक है। बहुत बढ़िया। चलिए अब हम आज के पहले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं जिसमें हम त्रिभुज के बाह्य कोण गुण के बारे में पढ़ेंगे। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। अब बाह्य कोण गुण क्या होता है, चलिए ये समझते हैं। देखो किसी भी त्रिभुज का कोई एक बाह्य कोण की यदि मैं बात करूं तो उसका जो मान होता है तो उसके दोनों जो सम्मुख अंतः कोण है उनके योग के बराबर होता है। अब ये तो आपको यहां देख गया होगा। अब आप में से होगा कि सर ये तो हमें समझ में नहीं आया, आप चित्र से समझाइए, डायग्राम से समझाइए। तो चलिए डायग्राम से समझते हैं। देखिए एक त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है, पी क्यू आर। पी क्यू और आर ये वाला त्रिभुज है जो कि मैंने रेड कलर से बना दिया है। ठीक है, ये त्रिभुज है जिसकी यदि मैं एक बाह्य कोण की बात करूं तो मैंने ये वाला बाह्य कोण लिया है। अब ये बाह्य कोण बनता कैसे है, क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट ये कि बाह्य कोण आया कहां से, कैसे बना। तो ये आपको ध्यान से समझना, बाह्य कोण कहां से बना कि इस त्रिभुज की ना किसी भी एक भुजा को आगे तक बढ़ा दो, किसी भी एक को, जिसको भी आपको मन कर रहा है। ठीक है, मेरा मन कर रहा है कि मैं क्यू आर को बढ़ाऊं तो मैंने क्यू आर को ये आगे तक बढ़ाया। क्यू आर को जैसे ही मैंने आगे तक बढ़ाया तो अभी तक तो त्रिभुज के केवल 3 ही कोण आ रहे थे अंदर वाले, एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये। लेकिन जैसे ही मैंने क्यू आर को आगे बढ़ाया तो मुझे एक और कोण मिल गया त्रिभुज के बाहर की साइड, ये वाला। ठीक है, तो ये जो कोण होता है वो त्रिभुज का बाह्य कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, ये इस त्रिभुज का बाह्य कोण कहलाता है।
अब आपका डाउट होगा कि सर इस तरह तो हम तीनों भुजाओं को बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, और अब 3 बाह्य कोण प्राप्त कर सकते हैं। जैसे 3 अंत्य होते हैं, इसी तरह से 3 बाह्य। कैसे? कि अभी तो मैंने क्यू आर को बढ़ाया है, हो सकता है कि मैं पी आर को बढ़ाऊं, और पी आर को मैंने इस साइड बढ़ाया, तो आप यहां से क्लियरली देख सकते हो कि यहां से भी आपको एक कोण मिल जाएगा, ये वाला जो कोण होगा इसका, ये भी बाह्य कोण होगा। ठीक है, तो अभी तक हम ये समझ रहे थे कि ये बाह्य कोण आया कहां से। ये सभी को समझ में आया कि बाह्य कोण कैसे होता है, कि त्रिभुज की किसी भी एक भुजा को, तीनों को भी बढ़ा सकते हो, ऐसा नहीं कि आप तीनों को नहीं बढ़ा सकते, तीनों भुजाओं को भी बढ़ा सकते हो, तो किसी भी एक को बढ़ाने पे जो मिलेगा वो बाह्य कोण। तो टोटल हमें 3 बाह्य कोण मिल सकते हैं। अभी मैं केवल किसी भी एक बाह्य कोण की बात कर रहा हूं। ठीक है, किसी भी एक बाह्य कोण की बात कर रहा हूं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर ये आपको समझ में आ गया तो यहां से हमें ये पता चल गया कि जो ये एक्स है, कोण एक्स है, वो इस त्रिभुज का बाह्य कोण है। पहली चीज तो ये आपको ये समझ में आ गई। अब कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ये जो इस बाह्य कोण का मान क्या होगा वो हम कैसे निकालेंगे, कि एक इसके साथ जो अंतः कोण होगा ना उसको तो छोड़ दो। ठीक है, इसके जो बिल्कुल साथ में ही अंतः कोण होगा उसको छोड़ दो, उसके अलावा जो भी 2 कोण होंगे उनके योग के बराबर ये अकेला कोण होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जो ये बाह्य कोण है, कौन सा, ये वाला एक्स, इसका मान कितना होगा, कि इसके साथ में जो अंतः कोण है ना, बिल्कुल साथ में, उसको आप छोड़ दो, उसके अलावा जो भी 2 कोण होंगे उनका योग जितना भी होगा वो इस बाह्य कोण के बराबर होगा। अब बाह्य कोण कितना है, एक्स, तो कोण एक्स का जो मान आएगा वो कोण ए और कोण बी के योगफल के बराबर आएगा। तो ये बाह्य कोण गुण होता है। ठीक है, ये जो बाह्य कोण गुण है वो बस यही होता है कि जो इस बाह्य कोण का मान है वो कितना होता है, कि इस त्रिभुज के जो इसके साथ मिला हुआ अंतः कोण है उसको तो छोड़ दो, उसके अलावा जो भी 2 कोण होंगे उनके योग के बराबर होता है। ठीक है, अच्छा, अब आप में से काफी बच्चे ये बोलेंगे कि सर अभी तो आपने ये वाला बाह्य कोण लिया है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मैं एक और यहां वो बना लेता हूं कि मान लो ये वाला अंतः कोण है, ये भी ए बी और ये सी हो गया। ठीक है, अब मैंने तो इस बार तो ये वाली भुजा बढ़ाई थी। अब आप में से काफी बच्चे बोलेंगे कि सर इस वाली भुजा की बजाय, सॉरी, इस वाली भुजा की बजाय अगर हम ये वाली भुजा बढ़ा दें आगे तक, ये वाली भुजा हम यदि आगे तक बढ़ा दें, ठीक है, तो ये वाली भुजा कुछ इस तरह से बन जाएगी आगे तक बढ़ाने पे। ठीक है, मान लो ये सीधी लाइन है। ठीक है, अगर ये वाली है तो इस केस में जो बाह्य कोण है वो ये वाला हो जाएगा, इस केस में ये बाह्य कोण है वो ये वाला हो जाएगा। मान लो इसका नाम मैंने दिया y, इसका नाम मैंने दिया y। अब आप बता सकते हो कि y का योग किसके बराबर होगा, कोण y का योग किस किस कौन कौन से कोण के बराबर होगा, कौन कौन से अंतः कोण के बराबर होगा, बता सकते हो, कमेंट में बताइए कि जो कोण y है इसका योग किस किस के, नहीं तीनों के बराबर कैसे हो जाएगा। आपने तीनों ही लिख लिए, मैंने बताया था एक छोड़ना है, कौन सा छोड़ना है वो भी बताया था मैंने, एक कोण छोड़ना है, कौन सा छोड़ना है वो भी बताया था। बिल्कुल सही बात है, शिषपाल, सुमन, प्रिंस, अंशुल, आर्यन, सभी का आंसर एकदम सही है। हुसैन, सभी का आंसर एकदम सही है। कैसे, कि जो इसके बिल्कुल साथ वाला अंतः कोण है ना इसको छोड़ दो, अब जो बाकी के 2 कोण बचेंगे उनके योग के बराबर हो जाएगा। तो कोण वाई हो जाएगा कोण बी प्लस कोण सी के, कोण बी प्लस कोण सी के। ठीक है, अच्छा, आप में से काफी को ये डाउट आ रहा होगा कि सर आपने समझा तो दिया पर ये काम कहाँ आएगा। ठीक है, अब वो हम देख लेते हैं। तो ये तो मैंने बता दिया कि कौन ए है, अच्छा ये कौन बी यहां आएगा, इसको आप भूल जाओ अभी के लिए, कौन ए प्लस कौन बी इस तरह से होगा। ठीक है, अब हम वो समझ लेते हैं कि ये काम कहाँ आएगा। ये भी मैंने बता दिया था कि कौन वाई है वो बी प्लस सी के बराबर होगा। इसी तरह मैंने यदि तीसरी भुजा को बढ़ाऊं, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने तीसरी भुजा को बढ़ा के नहीं बताया था। तीसरी भुजा को अगर मैंने बढ़ाया तो इसके साथ वाला जो ये कोण है इसको तो हम नहीं लेंगे, बाकी के 2 कोण के योग के बराबर हो जाएगा। तो ये कोण सी इधर आएगा, ये यहाँ थोड़ा सा लाइन में दिक्कत हो गई है, उसकी कोई बात नहीं, लिखा हुआ यहां भी सही है। तो कोण जेड बराबर होगा कोण ए प्लस कोण सी के। ठीक है, अब आप में से, हाँ, अब आप में से काफी को ये डाउट आ रहा होगा कि सर ये काम कहाँ आएगा, तो चलिए वो सीख लेते हैं कि ये काम कहाँ आएगा।
तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, एक खाली पेज लिया है मैंने और आपको एक त्रिभुज बना के बताया है। ठीक है, मान लो ये एक त्रिभुज है और जिसकी मैंने इस वाली भुजा को बढ़ा दिया है। क्यों बढ़ाया है? ताकि मुझे एक बाह्य कोण मिल सके। ठीक है, अगर मान लो ये वाला कोण दे रखा है हमें, ये वाला कोण दे रखा है 50 डिग्री। अच्छा, मान लो ये कोण दे ही नहीं रखा, ठीक है, हमें केवल ये वाला कोण दे रखा है, ये मान लो दे रखा है 50 डिग्री, ये मान लो दे रखा है 80 डिग्री। ठीक है, और आपसे पूछा है कि ये वाला कोण कितना होगा जो हरे रंग से बनाया है। बता सकते हो कितना होगा? बता सकते हो कि हरे वाला कोण कितना होगा? जल्दी से, अगर बता सकते हो तो बताइए। हाँ, आंसर बताइए, हरे वाला कोण कितना होगा? जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया। कितना होगा ये ग्रीन वाला? इसके और इसके योग के बराबर। और 80 और 50 को यदि मैं जोड़ूं, 80 और 50 को यदि मैं जोड़ूं तो मुझे मिलेगा 130। इसका मतलब इस कोण का मान हो जाएगा 130 डिग्री। ठीक है, ये सभी को समझ में आया क्या? सभी बच्चे बताएंगे ये सभी को समझ में आया? सभी बच्चे बताएंगे यस सभी को सर। समझ में आया? बहुत बढ़िया। अगर ये सभी को समझ में आया तो चलिए हम एक और त्रिभुज ले लेते हैं। मान लो एक मैंने त्रिभुज इस तरह से बनाया है, एक त्रिभुज मैंने इस तरह से बनाया है। अभी मैंने इसकी दूसरी वाली भुजा को बढ़ाया है और मैंने क्या किया है, इस कोण का मान किया है 50 डिग्री। इस कोण का मुझे पता नहीं, लेकिन ये बाह्य कोण ये मुझे पता है कि ये 100 डिग्री है। तो आप बता सकते हो कि ये वाला कोण है जो मैंने नीले रंग से बनाया है, इस कोण का मान कितना होगा? जल्दी से कमेंट में बताइए, इस कोण का मान कितना होगा? बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ जी शिषपाल, आपके सहित, हाँ गलती से टाइप हो गया कुछ तो। हाँ, कोई कुछ कह रहा है क्या? हाँ रूपेश, आपका कोई डाउट है क्या? बहुत बढ़िया। 130 आप किसका आंसर दे रहे हो रईस? आप किसका आंसर दे रहे हो? हाँ, इसका तो 50 आएगा ना, बिल्कुल 50 डिग्री। कैसे? कि इसमें से 100 में से इस 50 को घटा देंगे, जितना भी आएगा वो यहां आएगा। ये समझ में आ गया? अगर आपको ये समझ में आ गया तो चलिए अब क्वेश्चन करते हैं, जो कि जैसे मैंने अभी समझाया इसी पर बेस्ड है। क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सभी बच्चे आंसर सभी को पोल सेक्शन में देना है। इसका आंसर सभी को पोल सेक्शन में देना है। क्वेश्चन नंबर 57 क्वेश्चन क्या है कि वही त्रिभुज हमें दे रखा है, उसमें हमें दो कोण दे रखे हैं और तीसरा एक बाह्य कोण है एक्स, उसका मान आपको बताना है। देखो इसमें ना किसी का गलत नहीं होना चाहिए, इसी वजह से मैंने इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए थे आपको। इसमें किसी का गलत नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया, अभी तक जितने भी बच्चों ने दिया आंसर एकदम सही दिया है। समय ले लो, जल्दबाजी मत करो, लेकिन सभी का आंसर सही होना चाहिए। बहुत बढ़िया, शाबाश, सही देने लगे, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी हमने बाह्य कोण का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है बस उसी को यहां अप्लाई करना है। जैसे ही आप अप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा। और ये कॉन्सेप्ट ना आपको बड़ी बड़ी क्लासेज में भी काम आएगा, जरूरी नहीं है 9th में, 10th में भी काम आएगा। और अगर आपने 11th 12th में साइंस ली, मैथ साइंस, तो वहां भी आपको काम आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको याद रखना है। हाँ रूपेश, आपने फिर से हैंड रेज किया, आपका कोई डाउट है क्या? अच्छा, अभी सभी बच्चों ने आंसर नहीं किया, ऐसा क्यों? सभी बच्चे आंसर करेंगे, अभी सभी बच्चों ने आंसर नहीं किया है। लास्ट 10 सेकंड और वेट करते हैं, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, लास्ट 10 सेकंड और वेट करते हैं। जल्दी से आंसर कीजिए, जिस भी बच्चे ने आंसर नहीं किया। केवल 10 सेकंड बचे आपके पास, केवल 10 सेकंड्स बचे आपके पास, जल्दी से आंसर कीजिए। 5 सेकंड और हैं। 5 4 3 2 1, समय समाप्त। समय समाप्त। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये तो बहुत ही सरल है, इसमें एक्स का मान बताना है। अब मुझे ये पता है कि एक्स इस केस में क्या है, बाह्य कोण है। एक्स क्या है, बाह्य कोण है। तो इसका मान क्या होगा कि इसके जो अपोजिट साइड में जो दो कोण है, 45 डिग्री और 60 डिग्री, इनके योग के बराबर होगा। मतलब एक्स क्या होगा, 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री। यही तो हमने अभी सीखा था। तो ये कितना होगा, 105 डिग्री हो जाएगा एक्स का मान। एक्स का मान कितना हो जाएगा, 105 डिग्री हो जाएगा।
ठीक है, हमने क्या सीखा, मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूं। हमने ये सीखा कि जब भी हम बाह्य कोण का मान निकालेंगे तो इसके जो बिल्कुल साथ वाला अंतः कोण होगा उसको छोड़ देंगे, तो उसको छोड़ दिया। उसके अलावा जो भी दो कोण होंगे उनके योग के बराबर होगा इस बाह्य कोण का मान। अगर आपको ये समझ में आ गया तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। सभी बच्चे पोल में आंसर देंगे, फिर से मैं बोल रहा हूं सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाके आंसर करेंगे, कमेंट में कोई नहीं लिखेगा। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन क्या है, इसमें भी हमें x का मान निकालना है। जल्दी से बताइए x का मान कितना होगा। इस केस में भी हमें x का मान निकालना है, जल्दी से बताइए। ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए, ये तो बहुत ही सरल है, इसमें हम ज्यादा देर रुकेंगे भी नहीं। ये बहुत सरल क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए x का मान कितना होगा। बहुत बढ़िया, इसमें काफी बच्चों ने बहुत ही जल्दी आंसर किया है, लेकिन अभी भी 2-3 बच्चे बचे हैं। 10 सेकंड और वेट करते हैं, केवल 10 सेकंड और, फिर हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 10 सेकंड वेट करेंगे केवल, जल्दी से आंसर कीजिए, केवल 10 सेकंड से आपके पास। अभी 5 सेकंड बचे। 5 4 3 2 1, समय समाप्त। चलिए अब ये क्वेश्चन भी इजी है, ये तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि जो ये एक्स है वो इस केस में यहाँ बाह्य कोण है। ठीक है, बाह्य कोण है तो इसका मान कितना होगा कि इसके साथ वाला जो अंतः कोण है ना उसको छोड़ दो आप, इसके अलावा जो भी दो कोण हैं उनके योग के बराबर होगा एक्स का मान। तो एक्स हो जाएगा 40 डिग्री प्लस 100 डिग्री या 100 डिग्री, और इसका योग कोई बात नहीं, आपने आर्यन बंसल के नाम से जो भी बच्चा है आपने एसआरएन सही फिल किया है ना, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा 140 डिग्री। आर्यन बंसल के नाम से जो भी बच्चा है, हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं, आपका एसआरएन सही होना चाहिए। आप चाहे किसी के भी मोबाइल से ज्वाइन करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप अपने से करो, चाहे अपने भाई के से करो, मम्मी के पापा के किसी के भी फोन से कर सकते हो, बस एसआरएन सही भरना, एसआरएन से ही आपकी अटेंडेंस लगती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा इस केस में। चलिए अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। हाँ ये थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा इसमें, क्वेश्चन नंबर 59, इसमें भी हमें x दे रखा है, x का मान बताना है कि x का मान क्या होगा। x का मान क्या होगा जल्दी से बताइए। इस चित्र में भी ये भी गलत नहीं होना चाहिए, ये भी बहुत ही सरल सवाल है, ये भी बहुत ही सरल सवाल है, ये गलत नहीं होना चाहिए। यहां थोड़ा सा घुमा दिया है, अगर आप इसके साथ घूम गए तो गलत कर जाओगे। तो क्वेश्चन के साथ आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अगर आप कंफ्यूज हो गए तो आप इस क्वेश्चन को गलत कर जाओगे। हाँ 2 बच्चे गलत कर चुके हैं अभी तक, सोच समझ के आंसर करना है आपको। ये भी आसान सवाल था, तो 10 सेकंड वेट करते हैं, केवल 10 सेकंड वेट करेंगे, इसके बाद हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जल्दी से आंसर कीजिए, केवल 10 सेकंड है आपके पास, केवल 10 सेकंड है आपके पास, जल्दी से आंसर कीजिए, केवल 10 सेकंड से आपके पास। अभी 5 सेकंड बचे, अभी सभी बच्चों ने आंसर नहीं किया, सभी बच्चे आंसर करेंगे, 5 सेकंड बचे आपके पास। 5 4 3 2 1, ठीक है, समय समाप्त। चलिए अब देखते हैं कि ये कितने बच्चों ने सही किया है। हाँ काफी बच्चों ने सही किया, पर 2-3 बच्चे कंफ्यूज हो गए हैं। इसमें भी हमें क्या बताना है, एक्स का मान बताना है। अच्छा एक्स इस बार अंदर की साइड है, ठीक है, और हमें बाह्य कोण क्या दे रखा है 90 डिग्री, तो मुझे ये पता है कि इस बाह्य कोण का मान इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। इसका मतलब जो 90 डिग्री है वह एक्स और 60 डिग्री के योग के बराबर होगा। या फिर मैं इसी को ऐसे भी लिख सकता हूं कि x प्लस 60 डिग्री बराबर 90 डिग्री। अच्छा अगर मैं ऐसा लिख सकता हूं तो यहां से तो मैं आसानी से x का मान निकाल ही सकता हूं, 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री। 90 में से जब मैंने 60 को घटाया तो 30 डिग्री आएगा x का मान। कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा x का मान। हाँ जी रुपेश के नाम से जो भी बच्चा, आपका कोई डाउट है क्या? नहीं सर। तो आप बार बार अपने आप को प्लीज अनम्यूट ना करें, ठीक है, म्यूट ही रखें, जब तक आपका कोई डाउट नहीं है आप ऐसे ही रहने दें। ठीक है, डाउट हो तो फिर आप बोल सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर क्या आया, हमारा आंसर आया है ऑप्शन डी। ज्यादातर बच्चों का हालांकि ये भी सही था। ठीक है, चलिए ये यहां तक सभी को समझ में आया कि कमेंट में लिख के बताइए, सभी को समझ में आया बाह्य कोण गुण क्या होता है त्रिभुज का? सभी को समझ में आया ना? सभी बच्चे यस और नो लिख के बताएंगे, यस मतलब समझ में आ गया,
एन, एन मतलब नो, मतलब समझ में नहीं आया। सभी बच्चे बताएंगे? बहुत बढ़िया, ठीक है। अगर आप सभी को समझ में आ गया है तो बहुत ही बढ़िया। चलिए अब हम फिर अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, ठीक है। अभी सभी वापस से स्क्रीन पर आ जाएंगे और अपने अगले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम। अगला कॉन्सेप्ट क्या है? त्रिभुज। अभी तो हमने बाह्य कोण गुण पढ़ा था, अब हम त्रिभुज का अंतः कोण गुण पढ़ेंगे कि अंतः कोण गुण क्या होता है। देखिए ये तो ज्यादातर को पता भी होगा। अच्छा ये मैं कमेंट पे पूछ लेता हूं, त्रिभुज के जो 3 कोण होते हैं अंदर वाले, उनका योग कितना होता है, बता सकते हो आप? त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 3 जो कोण होते हैं उनका योग कितना होता है? जल्दी से बताइए, सभी बच्चे बताएंगे। बहुत बढ़िया, यस। अगर आपको ये पता है तो यही मुझे पढ़ाना था कि त्रिभुज के जो तीनों अंतः कोण होते हैं वो अंदर की साइड होते हैं, इसलिए हम उनको अंतः कोण बोलते हैं। अगर केवल अंतः नहीं, केवल कोण भी दे रखा हो तो भी हम अंतः कोणों को ही मानते हैं। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग या तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर ये आपको पता है तो फिर तो बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे यदि मैं ये त्रिभुज की बात करूं तो इस त्रिभुज में ये वाला कोण P, कोण Q और कोण R, त्रिभुज में कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 180 डिग्री। बस बात खत्म, इतना सही है। ये तो आपको पता भी था, ठीक है। तो हम इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगा के डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जल्दी से एक्स का मान बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 60 में जल्दी से एक्स का मान पोल सेक्शन में बताना है, लेकिन ये सभी को ध्यान रखना है, कोई भी बच्चा कमेंट में नहीं लिखेगा इसका आंसर, सभी को पोल सेक्शन में बताना, और इसमें गलत नहीं होना चाहिए। देखो बस जोड़ और घटा करने, अगर वो उसमें गलती कर दी तो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। ये तो बहुत ही आसान सवाल है, जल्दी से आंसर कीजिए। हाँ वैसे इसमें इतनी भी जल्दबाजी नहीं करनी कि गलत हो जाए, ठीक है, इतनी भी जल्दबाजी नहीं करनी कि गलत हो जाए। बहुत बढ़िया, अभी तक काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं, सभी का आंसर अभी तक तो सही है। जितने भी बच्चों ने अभी तक आंसर दिया है सबका आंसर सही है। बहुत बढ़िया, ठीक है, काफी बच्चे आंसर दे चुके हैं। कुछ टाइम और रुकते हैं हम, जल्दी से आंसर कीजिए। सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया, सभी बच्चे आंसर करेंगे। लास्ट 10 सेकंड और वेट करते हैं, आसान सवाल है बहुत, तो लास्ट 10 सेकंड और वेट करते हैं। केवल 10 सेकंड और हैं आपके पास, जल्दी से आंसर कीजिए। 10 सेकंड से आपके पास, अभी 1 या 2 बच्चे और बचे हुए हैं। सभी बच्चे आंसर करेंगे, कुछ बच्चे भी आंसर कर नहीं रहे हैं, पिछले क्वेश्चंस में भी सभी बच्चों ने नहीं किया था, तो सभी बच्चे आंसर करेंगे। लास्ट 5 सेकंड्स और हैं। 5 4 3 2 1, ठीक है, समय समाप्त। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये तो बहुत ही आसान है। ये जो तीनों कोण है त्रिभुज के वो इसके अंदर की साइड है, और इन तीनों का योग होगा 180 डिग्री, मतलब x प्लस 60 प्लस 70 होगा 180 के बराबर। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर ऐसा है तो मैं यहां से 60 और 70 को जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 130। इसका मतलब x प्लस 130 में लिख सकता हूं बराबर 180, और यहां से x का मान कितना आ जाएगा? 180 माइनस 130, और 180 में से 130 घटाऊंगा कितने बचेंगे? जल्दी से कमेंट में बताओ। 180 में से जब मैं 130 घटाऊंगा तो कितने बचेंगे? क्या आंसर आएगा? सभी बच्चे बताएंगे तो बहुत ही आसान है। हाँ बहुत बढ़िया, ये आएगा 50 डिग्री। बहुत बढ़िया, तो इसका मतलब जो ऑप्शन ए है वो इस केस में सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हाँ ये तो बहुत ही सरल सवाल था, ठीक है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। इसका बताइए। इसमें देखो आपको ना जोड़ घटा में गलती नहीं करनी है। ये गलत तभी हो सकता है जब आप जोड़ और घटाव में गलती कर दें, अदरवाइज ये गलत नहीं होगा, ठीक है। इसलिए इतनी भी जल्दी ना करें कि आपकी कैलकुलेशन में ही मिस्टेक हो जाए, मतलब जोड़ और घटाव में ही गलती हो जाए। सभी बच्चे आंसर करेंगे? बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर कर भी चुके हैं। हाँ क्वेश्चन तो काफी आसान है, क्वेश्चन तो काफी आसान है। बहुत ही बढ़िया, सही है। काफी बच्चों ने आंसर किया, और अभी तक जितने भी बच्चों ने आंसर किया सभी का आंसर एकदम सही है। बहुत बढ़िया, जल्दी से आंसर कीजिए, अब इसमें काफी टाइम हो गया है।
लास्ट 10 सेकंड वेट करते हैं, हम केवल 10 सेकंड और वेट करते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। केवल 10 सेकंड और वेट करते हैं। सभी बच्चों ने आंसर नहीं किया, अभी काफी बच्चे बचे हुए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। जल्दी से आंसर कीजिए, 10 सेकंड से आपके पास, केवल 10 सेकंड है, जल्दी से आंसर कीजिए। सभी बच्चे आंसर करेंगे, जल्दी से आंसर कीजिए। लास्ट 5 सेकंड बचे हैं आपके पास। अभी तक काफी बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, ये तो आसान सवाल है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। 5 सेकंड बचे हैं आपके पास। 5 4 3 2 1। ठीक है, समय समाप्त। चलिए अब हम देख लेते हैं। देखो ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, ये भी सेम ही है कि इन तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के जो 3 कोण हैं इनका योग 180 डिग्री होगा। तो x प्लस 65 डिग्री प्लस 45 डिग्री, इन तीनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। अगर ऐसा है तो बताइए 65 और 45 का योग कितना होता है? सभी बच्चे कमेंट में लिख के बताएंगे 65 और 45 को जोड़ने पे कितना आएगा। सभी बच्चे बताएंगे कमेंट में लिख के 65 और 45 को जोड़ने पे कितना आएगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात है, इसका मान आएगा 110 डिग्री। तो x प्लस 110 डिग्री बराबर 180 डिग्री, और यहां से x का मान मैं लिख सकता हूं 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। ठीक है, अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे मिलेगा यहां से x का मान 70 डिग्री। ठीक है, x का मान कितना मिलेगा? 70 डिग्री। इसका मतलब जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सभी बच्चे ये बताएंगे यहां तक समझ में आ रहा है सभी को? यहां तक समझ में आ रहा है? सबसे पहले हमने पढ़ा त्रिभुज का बाह्य कोण गुण, अभी हमने अंतः कोण गुण पढ़ा है। ये यहां तक सभी को समझ में आ रहा है ना? सभी बच्चे बताएंगे लिख के, सभी बच्चे लिख के बताएंगे। बहुत बढ़िया, अगर ये सभी को समझ में आ रहा है तो चलिए फिर हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 62। सभी को अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 62। सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे। हमें इसमें क्या दे रखा है कि यदि त्रिभुज के किन्हीं दो कोणों का माप 60 डिग्री और 25 डिग्री है तो हमें तीसरे कोण का मान बताना है। दो कोण हमें दे रखे हैं, तीसरा कोण बताना है। ये भी आसान है, जल्दी से बताइए, ये भी बहुत ही आसान सवाल है। बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ, आपने आंसर देना स्टार्ट कर दिया है, और अभी तक जिन भी बच्चों ने आंसर किया अभी तक तो आंसर सही है आपका। बहुत बढ़िया। कंफ्यूज हो गए हो आप शायद, क्योंकि दो बच्चों ने ये गलत किया है अभी तक। दो बच्चों ने इसका आंसर गलत किया है। चलिए अभी लेकिन सभी बच्चे आंसर करेंगे तब हम इसको डिस्कस करेंगे। पहले सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी आंसर कीजिए। अभी अभी आंसर नहीं आया है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी सभी का आंसर नहीं आया है अभी तक, जल्दी से आंसर कीजिए। केवल 15 सेकंड है आपके पास, ओनली 15 सेकंड्स आर रिमेनिंग, ओनली 15 सेकंड, 15 सेकंड्स और है आपके पास। जल्दी से आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे कर चुके हैं, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे करेंगे। 10 सेकंड्स बचे हैं आपके पास, 10 सेकंड बचे हैं आपके पास, जल्दी से आंसर कीजिए। 10 सेकंड है आपके पास, लास्ट 10 सेकंड। गलती से क्लिक हो गया, हाँ जी, ये आपको हमेशा याद रखना है। गलती से अगर क्लिक हो भी गया है तो उसके बाद वोट करते हो ना, वोट करने से पहले चेक कर लो कि कौन से ऑप्शन पे क्लिक हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, 5 सेकंड और बचे हैं। 5 4 3 2 1, समय समाप्त। कोई बात नहीं, अगर गलती से हो गया है तो कोई बात नहीं। चलिए, हमें क्या दे रखा है कि यदि त्रिभुज के दो कोणों की माप 60 डिग्री और 25 डिग्री है, ठीक है, और तीसरे कोण की माप हमें बतानी है। तो मान लो ये एक हमारा त्रिभुज है, ठीक है, ये एक त्रिभुज है जिसका नाम है पी क्यू आर। ये मैंने माना है, आप कुछ और नाम ले सकते हो, ए बी सी एक्स वाई जेड, जो भी आपको मन में करे वो ले सकते हो। ठीक है, अगर ये त्रिभुज है जिसका एक कोण मान लो ये वाला 60 है, आप इसमें भी कोई से भी दो कोण मान सकते हो। मैंने माना है कि पी और क्यू 60 और 25 है और हमें आर निकालना है। तो मैं यहां से ये कह सकता हूं इस त्रिभुज से
कि कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R, इन तीनों का जो योग है वो 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, अगर यहां तक पता है तो P कितना है, P है दे रखा है 60 डिग्री, प्लस Q कितना है, Q दे रखा है 25 डिग्री, प्लस R हमें निकालना है तो कोण R बराबर 180 डिग्री। जल्दी से 60 और 25 को जोड़ के बताइए इन दोनों का योग कितना आएगा, इन दोनों का योग कितना आएगा, जल्दी से बताइए, कमेंट में बताएंगे सभी बच्चे। सभी बच्चे कमेंट में लिख के बताएंगे कि इसका आंसर कितना आ रहा है। आंसर मतलब 60 और 25 को जोड़ना है। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, ये आ रहा है 85 डिग्री प्लस कोण R बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब कोण R का मान कितना होगा, कोण R हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 85 डिग्री। ठीक है, जब हम 180 में से 85 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 95 डिग्री, 95 डिग्री। तो R का मान कितना हो जाएगा, 95 डिग्री, मतलब जो ऑप्शन बी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा यहां से करेक्ट आंसर हो गया। ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया, ये और बता दो फिर हम अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया ना, सभी बच्चों को समझ में आया ये क्वेश्चन, सभी आंसर करेंगे। अभी 5-6 बच्चों ने आंसर किया है केवल। अच्छा केवल वाई लिख दिया करो, पूरा यस सर लिखने की जरूरत नहीं है, वाई लिख दिया करो, आपका भी टाइम बचेगा, एक बार ही वाई लिख दो बस। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर आपको ये समझ में आया है तो चलिए अब हम अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, चलिए अब हम पाइथागोरस प्रमेय कब पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए पाइथागोरस प्रमेय है क्या, एक ऐसा नियम था जो एक गणितज्ञ ने दिया था जिसका नाम था पाइथागोरस। ठीक है, तो ये एक आदमी था पाइथागोरस, इसने एक गणित का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो नियम है वो बताया और उस नियम को ही हम प्रमेय कहते हैं। अब चूंकि ये पाइथागोरस ने दी थी, उस आदमी का नाम पाइथागोरस था, तो हम इसको पूरे उसको पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, मतलब ऐसी प्रमेय या ऐसा नियम जो पाइथागोरस ने बताया था। अब उसने क्या बताया वो समझना है आपको। तो पाइथागोरस ने सबसे पहले तो ये बताया कि जो भी उसका नियम है वो केवल समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। ठीक है, उसका जो नियम है वो केवल समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। अब समकोण त्रिभुज क्या होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई भी एक कोण 90 डिग्री का हो, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि आखिरकार है क्या ये। तो पाइथागोरस ने क्या देखा कि किसी समकोण त्रिभुज में जो समकोण के सामने वाली भुजाएं, तो सबसे पहले तो समकोण की जो 3 भुजाएं होती हैं उन तीनों को नाम दिया। ठीक है, समकोण की जो सामने वाली भुजा है उसको कर्ण कहते हैं। ठीक है, जैसे इस चित्र में यदि मैं बताऊं तो आप बता सकते हो कि समकोण कौन से बिंदु पर बना हुआ है, कौन से शीर्ष पर बना हुआ है। इस चित्र में जो चित्र आपको दिख रहा है कमेंट में करके बताइए कि इसमें जो समकोण है वो कौन से शीर्ष पर या कौन से बिंदु पर बना हुआ है, बता सकते हो क्या। बिंदु पूछा है मैंने बिंदु पूछा है आपसे कि कौन से बिंदु पर, समकोण की पूछा है मैंने, कर्ण नहीं पूछा अभी, समकोण पूछा है कि समकोण कौन से बिंदु पर बना हुआ है। बिल्कुल सही बात है कि जो बिंदु बी है यहां समकोण बना हुआ है। कैसे पता चला, ये वाला जो निशान है वो समकोण का ही होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं उनका नाम, सॉरी समकोण त्रिभुज की जो 3 भुजाएं होती हैं उनका नाम देख लेते हैं कि समकोण के बिल्कुल विपरीत साइड में जो भुजा होती है उसे हम कर्ण कहते हैं, इंग्लिश में हम उसको हाइपोटेनियस कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। तो आप जिस भी मीडियम में हो उस तरह से याद रख सकते हो, जो राइट एंगल या फिर समकोण के सामने वाली भुजा होती है उसको हम हाइपोटेनियस कहते हैं, पहला ये। ठीक है, अब ये आपको इंपॉर्टेंट ये चीज याद रखनी है कि जो कर्ण है, जो ये कर्ण है वो केवल समकोण त्रिभुज में होता है, वो केवल समकोण त्रिभुज या फिर राइट एंगल ट्रायंगल में होता है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल में ही होता है जो हाइपोटेनियस होती है। ये आपको हमेशा याद रखना है कि कर्ण और किसी त्रिभुज में नहीं मिलेगा, कर्ण केवल समकोण त्रिभुज में मिलेगा। ठीक है, अगर आपको ये है तो चलिए कर्ण के अलावा हम जो 2 भुजाएं होती हैं उनको हम पाद कहते हैं, उनको भी हम अलग से नाम देते हैं।
ठीक है, पाथ का मतलब यह हो, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही सर। सर आवाज आवाज नहीं आ रही सर। अरे किशन को आवाज नहीं नहीं आ आती रही फिर सर। आवाज नहीं आ रही। आया क्या रुक समझ जा में? भाई, मैं रुक जाओ। समझ में आ गया कि जवान सही आ गया। अरे मास्टर लाइव क्लास को ना काट दिया। अच्छा सभी बच्चे ना 2 मिनट वेट करेंगे। हाँ शायद मेरे इंटरनेट में कुछ इश्यू आ गया है, तो सभी ओके बच्चे सर। 2 मिनट वेट करेंगे बस। अभी सभी ये बताइए, कमेंट में मेरी आवाज आ रही है ना सभी को? कमेंट में आ रही है सर। रही है सर। बहुत बढ़िया। इस बार आप सभी ने एक अच्छा काम किया है। आ रही आपको है सर। पता था कि कुछ, बहुत बढ़िया, अगर आ रही है तो बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है, अगर आ रही है तो बहुत बढ़िया। इस बार सभी ने अच्छा काम क्या किया है कि आपको पता चल गया कि मेरी आवाज नहीं आ रही, तो आप क्लास में रुक गए। देखिए ये नेटवर्क का इशू कभी भी हो सकता है, ठीक है, तो आपको ये हमेशा याद रखना है। अगर मेरी आवाज कभी चली जाए तो नेटवर्क इशू मेरी साइड से भी हो सकता है, बस आपको 1 या 2 मिनट वेट करना होता है, फिर वो सही हो जाता है। ठीक है, तो हाँ, इस बार सभी बच्चों के लिए तालियां। बहुत ही अच्छा काम किया आपने कि सभी बच्चों ने 2 मिनट वेट किया और क्लास में शांति भी बनाए रखी। बहुत बढ़िया। चलिए अब मैं वापस से अपनी स्क्रीन को दिखा देता हूं आपको। हाँ मैं ना इसको वापस से बता देता हूं, मुझे नहीं पता था कि मेरी आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी, वास्तव में आपने आज अच्छा काम किया है, बहुत बढ़िया। ठीक है, हाँ मैंने ये बताया था कि ये तो बता दिया था कि जो समकोण के सामने वाली भुजा है इसको हम कर्ण कहते हैं या हाइपोटेनियस कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, इसको कर्ण कहते हैं। हाँ जी, रूपेश कलवा के नाम से जो है, आप प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए, आपकी साइड से डिस्टरबेंस आ रहे हैं। हाँ बहुत बढ़िया, धन्यवाद। ठीक है, इसको कर्ण कहते हैं। अब इसकी जो दो भुजाएं होती हैं बाकी की, तो इस तरह से जो एक सीधी रेखा होती है, जो खड़ी वाली लाइन है ये वाली, इसको हम लंब कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम? लंब, या इंग्लिश में हम इसको परपेंडिकुलर कहते हैं। और जो ये नीचे इसके बेस में होती है, ठीक है, बेस में मतलब आधार में होती है, उसको हम आधार ही कहते हैं। ठीक है, अब आप में से काफी बच्चों का ये डाउट आएगा कि सर क्या ये फिक्स होता है कि लंब हमेशा ये होगा, आधार ये होगा? नहीं, ऐसा फिक्स नहीं होता, इसका भी एक अलग नियम होता है, और उस नियम को आप आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। 9वीं क्लास में नहीं आएगा वो। 9वीं क्लास में तो बस आपको ये जानना जरूरी है कि ये कर्ण होता है और इसको हम लंब और आधार, अभी तो हम इन्हीं भुजाओं को कहेंगे। आगे जाके एक हम स्पेशल नियम पढ़ेंगे जहां आप ये सीखोगे कि एक्चुअली में लंब कौन सा होता है और आधार कौन सा। लेकिन ये बड़ी कक्षाओं में काम आएगा, इसलिए मैं अभी बता नहीं रहा आपको, अभी के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, अगर आपको ये आधार और लंब का पता है तो अब हम पाइथागोरस प्रमेय पे आते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि जो समकोण त्रिभुज है, सबसे पहले किसी भी समकोण त्रिभुज में इस कर्ण का जो वर्ग होता है वो लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के बराबर, के योग के बराबर होता है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि यदि मैं कर्ण का स्क्वायर करूं, कर्ण का स्क्वायर करूं, तो ये बराबर होता है लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के, प्लस आधार के स्क्वायर के। ये फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, जो कि आपको याद रखना होता है। कभी भी आपसे कोई पाइथागोरस प्रमेय पूछे कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है, तो आप क्या बताओगे? सबसे पहला पॉइंट कि जो पाइथागोरस प्रमेय है वो सबसे पहले तो समकोण त्रिभुज के लिए ही लागू होती है केवल, और किसी त्रिभुज के लिए लागू नहीं होती। दूसरा कि पाइथागोरस प्रमेय है क्या, कि पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग जो होता है वो लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक है, यही यहां लिखा हुआ है कि जो कर्ण का वर्ग है
उसके आधार और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक है, हाँ जी रुपेश, आपने फिर से वो कर लिया, अनम्यूट किया, तो बार बार आप अनम्यूट ना करें, पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है। ठीक है, अब अभी ध्यान रखेंगे आगे से। ठीक है, अच्छा अगर किसी को इंग्लिश में समझना हो तो इंग्लिश में जो हाइपोटेनियस होती है, इसको मैं अभी एच लिख रहा हूं, जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के, सॉरी ये बराबर आएगा, हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर के और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। अगर आप इंग्लिश में समझना चाह रहे हो तो इंग्लिश में ये होता है। ठीक है, वो आपकी मर्जी है, आप हिंदी में समझना चाह रहे हो या इंग्लिश में। ये होती है पाइथागोरस प्रमेय, जो कि अब आप यहां से, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो यहां से ले सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, या फिर इंग्लिश में हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये बताइए आपको समझ में आया कि पाइथागोरस प्रमेय का कॉन्सेप्ट समझ में आया? पहला क्या कि ये केवल समकोण त्रिभुज पर लागू होती है। दूसरा क्या कि इसमें जो कर्ण होता है, कर्ण होता क्या है, समकोण के सामने वाली भुजा, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार के स्क्वायर के प्लस लंब के स्क्वायर के। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर आपको ये समझ में आया है तो चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन अब सभी बच्चे तैयार रहेंगे? ठीक है, अच्छा ये तो हमने पढ़ ही लिया है ना कि पाइथागोरस प्रमेय सिर्फ समकोण त्रिभुज में ही लागू होती है, ये तो हमें पता ही है। ठीक है, चलिए अभी सभी बच्चे क्वेश्चन के लिए तैयार रहेंगे। क्वेश्चन अब आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 63। आंसर कहां देना है? सभी को पोल सेक्शन में जाके इसका आंसर देना है। सभी बच्चों को पोल सेक्शन में जाके आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 63 का। क्वेश्चन क्या है? हाँ यहां ध्यान रखना है, क्वेश्चन ये है कि जो हमें ये त्रिभुज दिया गया है, एक तो ये समकोण त्रिभुज है ही, इसमें आपको कर्ण की लंबाई बतानी है कि कर्ण की लंबाई कितनी है। कर्ण की लंबाई बतानी है सभी को कि कर्ण की लंबाई कितनी, हाइपोटेनियस की लेंथ कितनी है। सभी बच्चे बताएंगे हाइपोटेनियस की लेंथ कितनी है? बहुत बढ़िया, आपने आंसर अच्छा इसमें ना जल्दबाजी मत करना, इसमें जल्दबाजी मत करना। ठीक है, ये आपको ध्यान से समझना है, ये आपको ध्यान से समझना है कि इसमें हाइपोटेनियस की लेंथ कितनी है, कर्ण की लंबाई कितनी है। अच्छा नहीं रुपेश, आपको कमेंट में नहीं लिखना ना, अंशुल शर्मा, सुशील कमेंट, अच्छा अंशुल ने नहीं, केवल सुशील ने लिखा। सुशील और रूपेश दो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कमेंट में आंसर लिखा है। मैंने मना किया था कि कमेंट में आंसर आपको कभी नहीं लिखना, सभी को पोल सेक्शन में जाके आंसर करना है। अच्छा वैसे मैं बता दूं, ज्यादातर बच्चों ने इसमें गलत आंसर किया है, ज्यादातर बच्चों ने गलत आंसर किया है इसमें। अब वो क्यों किया है? आपने शायद स्क्वायर पे ध्यान नहीं दिया। यस सर। हाँ इसी वजह से। ठीक है, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, मैं लास्ट 10 सेकंड और रुकता हूं। अगर किसी बच्चे ने आंसर नहीं किया है तो प्लीज आप आंसर कर लें। मैंने तो सही किया था। कोई बात नहीं, 10 सेकंड रुकते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। 10 सेकंड रुकते हैं, जल्दी से आंसर कीजिए अगर किसी ने आंसर नहीं किया है तो, केवल 10 सेकंड, और आज हम यही खत्म करेंगे, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। सुशील आपने हैंड रेज किया है, बताइए आपको कोई डाउट है क्या? सर मैंने ये कहा कि मैंने पोल सेक्शन में किया है आंसर। हाँ तो फिर कमेंट में क्यों लिखा आपने? वो मैंने सोचा कि आप ये पूछ रहे हैं सर अभी कौन सा है, कि जब मैंने 7 लिख दिया, 7 सेंटीमीटर। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन आगे से ध्यान रखना आपको ना, कमेंट में नहीं लिखना। ठीक है सर, ओके। ठीक है, अच्छा आदित्य बंसल जी, नहीं अभी मैंने कुछ नहीं समझाया, अभी तो बस मैंने क्वेश्चन पूछा है, अभी तो मैं समझाऊंगा, अभी मैंने कुछ नहीं समझाया। आपका नेट चला गया तो कोई बात नहीं, अभी मैंने कुछ नहीं समझाया। सर ये अभी अभी आया सर आदित्य। नहीं नहीं पहले भी था, अलग आईडी से सर। कोई बात नहीं, अभी आपका नेट चला गया तो कोई बात नहीं, अभी एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा सभी बच्चे म्यूट रखेंगे पहले, अगर किसी ने अनम्यूट किया तो उसको, देखो अभी कोई भी बच्चा ना बोल नहीं पाएगा, ठीक है, अब ना कोई अपने आप को अनम्यूट कर पाएगा। अभी सभी बच्चे केवल कमेंट में लिख सकते हैं अगर आपका कोई डाउट होगा तो। चलिए देखिए हमने क्या पढ़ा, इस क्वेश्चन को पहले डिस्कस कर लेते हैं। अभी पहले मैं ये देखता हूं कि कितने बच्चों ने आंसर किया है, पहले तो ये देख लेते हैं ताकि पता तो चले कि सभी बच्चे आंसर दे भी रहे हैं या नहीं। तो हाँ आंसर तो काफी बच्चों ने दिया है, लेकिन इसमें ना ज्यादातर का आंसर गलत है।
तो गलत कैसे हुआ है वो आपको ध्यान से समझना है। सभी बच्चे स्क्रीन पर ध्यान देंगे। हमें ये पता है कि यदि मैं इस त्रिभुज को नाम दे दूं क्या, कि ए बी सी, आप कुछ भी दे सकते हो अपने हिसाब से, पी क्यू आर एक्स वाई जेड, जो आपका मन करे वो दे सकते हो। मैंने इसको ए बी सी नाम दे दिया है, ठीक है। अब इसमें कर्ण कौन सा है ये तो मुझे पता है कि ये समकोण है, तो इसके सामने वाली ये जो भुजा है ये कर्ण होगी, ये कर्ण है, ये आधार है, ठीक है, और ये लंब होगी। ये तो मुझे चलो पता है, ये तो हमने समझ ही ली थी। और हमने पाइथागोरस प्रमेय क्या पढ़ी थी? पाइथागोरस प्रमेय हमने पढ़ी थी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इसमें ना ज्यादातर बच्चों का गलत था, तो अब हम क्या करेंगे, साथ मिलके सॉल्व करेंगे। अब आप ये बताइए, अच्छा कर्ण तो हमें निकालना ही है, तो मैंने ये तो ऐसे की ऐसे लिख लिया, कर्ण का स्क्वायर तो मैंने ऐसे की ऐसे लिख लिया है। ये बताइए लंब कितना है इस त्रिभुज में, लंब कितना है जल्दी से बताइए, लंब की लंबाई कितनी है इस त्रिभुज में? सभी बच्चे कमेंट में लिख के बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे, अभी 2 ही बच्चों ने बताया केवल। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात है कि लंब कौन सा है, लंब तो ये है ना इस त्रिभुज में 3 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही बात है। तो लंब तो हो गया 3 का स्क्वायर प्लस, अब आधार बताइए, आधार कितना है इस त्रिभुज में? सभी बच्चे बताएंगे, देखो आधार कहां है इस त्रिभुज में और उसकी लंबाई कितनी है, आधार की लंबाई कितनी है, अब आधार बताना है आपको। सभी बच्चे बताएंगे जल्दी से, सभी बच्चे बताएंगे आधार कितना है इसमें। बहुत बढ़िया, आधार कितना है? ये वाली जो भुजा है वो आधार है, मतलब आधार कितना हो गया, ये हो गया 4 सेंटीमीटर, ठीक है। साथ में मिलकर सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए। यहां तक हो गया, तो अब आगे आगे सॉल्व करते हैं। इधर तो कर्ण का स्क्वायर ही रहेगा, 3 का स्क्वायर कितना आता है, 3 का स्क्वायर कितना आएगा ये बताइए। अब 3 का स्क्वायर बताना है आपको, 3 का स्क्वायर, 3 के स्क्वायर का क्या मतलब है कि 3, हाँ बहुत बढ़िया, 3 का स्क्वायर क्या आएगा, ठीक है बहुत बढ़िया, 3 का स्क्वायर आएगा 9। 3 का स्क्वायर का मतलब है 3 का 3 में ही गुना करना, किसी भी संख्या का स्क्वायर का। अगर मैं 2 का स्क्वायर पूछूं तो इसका मतलब है 2 गुना 2, अगर मैं 3 का स्क्वायर पूछूं तो इसका मतलब है 3 गुना 3, अगर मैं 4 का स्क्वायर पूछूं तो इसका मतलब होता है 4 गुना 4, ठीक है। तो 3 गुना 3 करने पे आ गया मेरा 9। 4 का स्क्वायर बताइए, चलिए 4 का स्क्वायर कितना होगा ये बताइए, सभी बच्चे बताएंगे 4 का स्क्वायर कितना होगा, सभी बच्चे बताएंगे 4 का स्क्वायर कितना होगा। बहुत ही बढ़िया, 4 का स्क्वायर होगा 16, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर कितना मिल गया मुझे, मैं 16 और 9 को जोड़ लूंगा। जब मैंने इनको जोड़ा तो ये चलो मैं कर लेता हूं, ये 25 आएगा। तो यहां से मुझे एक चीज मिल गई है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर 25। अच्छा, अब ना आपको यह ध्यान से समझना है कि यहां से ना मुझे कर्ण का स्क्वायर मिला है, ये भी आपको ध्यान देना है। कर्ण के स्क्वायर का मान है 25, कर्ण का नहीं है, मतलब ये कर्ण तो 25 नहीं हो सकता, पहली चीज तो ये, क्योंकि कर्ण और कर्ण का स्क्वायर दोनों का मान 25 नहीं हो सकता। तो फिर इसका कितना होगा? अब आपको उल्टा सोचना है कि कौन सी संख्या का स्क्वायर 25 होता है, ये बताइए कौन सी संख्या का स्क्वायर 25 होता है। देखो स्क्वायर ना आपको याद रखने हैं कम से कम 15 तक, 15 तक, 1 से लेके 15 तक के सारे स्क्वायर आपको याद रहने चाहिए। वर्ग, कौन सी संख्या का स्क्वायर 25 होता है? 5 का, बिल्कुल सही बात है। यानी कि क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कि सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कर्ण का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? यस और नो बताइए। मैंने 25 की जगह बस 5 का स्क्वायर लिखा है, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर लिख सकता हूं क्या? अच्छा, अगर मैं ऐसा लिख सकता हूं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो देखिए ध्यान से सुनिए कि कर्ण का स्क्वायर 5 के स्क्वायर के बराबर है, तो कर्ण किसके बराबर होगा बता सकते हो? यहां से कर्ण किसके बराबर होगा, कर्ण किसके बराबर होगा? अब मैंने दोनों साइड से स्क्वायर हटाना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा मुझे कर्ण किसके बराबर होगा। बताइए कर्ण किसके बराबर होगा, कर्ण बताइए, सभी बच्चे बताएंगे कर्ण किसके बराबर होगा। अगर कर्ण का स्क्वायर 5 के स्क्वायर के बराबर है तो कर्ण किसके बराबर होगा? 5 के बराबर। कर्ण किसके बराबर होगा?
5 के बराबर। वो कैसे होगा वो मैं बता देता हूं। देखिए इधर भी है एक चीज का स्क्वायर, इधर दूसरी चीज का स्क्वायर, तो मैंने दोनों साइड से स्क्वायर हटा दिए। स्क्वायर कैसे हटाते हैं, दोनों साइड वर्गमूल ले लिया मैंने, तो दोनों साइड से स्क्वायर हट जाएंगे, इधर बचेगा केवल कर्ण, इधर बचेगा केवल 5। दोनों साइड से स्क्वायर हट जाएंगे तो कर्ण का मान आ जाएगा 5, और 5 क्या है, 5 सेंटीमीटर। तो हमसे क्या पूछा था, हमसे कर्ण की ही तो लंबाई पूछी थी, तो कर्ण की लंबाई आ गई ऑप्शन बी यानी कि 5 सेंटीमीटर। अब आप ये बताइए ये आपको समझ में आया या नहीं आया, ये बताइए आप। सभी बच्चे बताएंगे आपको समझ में आया या नहीं आया, सभी बच्चे बताएंगे इसमें। आया ना, बहुत बढ़िया। अगर इस सभी को समझ में आया है तो हाँ, पाइथागोरस प्रमेय में बाकी के क्वेश्चन अब हम कल करेंगे, ठीक है, बाकी के क्वेश्चन अब हम कल करेंगे। तो अब हम फिर क्या करें, अब हम होमवर्क करते हैं, ठीक है। अब आपको होमवर्क पे ध्यान देना है सभी बच्चे। वर्कशीट है क्या वैसे सभी के पास, बताना वर्कशीट है क्या, आपके पास वर्कशीट है, ये सभी को समझ में आ गया, वर्कशीट है सभी के पास, सभी बच्चे कमेंट में लिख के बताएंगे है ना, बहुत बढ़िया। फिर तो होमवर्क बहुत ही आसान हो जाएगा होमवर्क देना, अगर आपके पास वर्कशीट है तो, ठीक है। अच्छा किसी के पास है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, नहीं है तो क्या करोगे आप, स्क्रीनशॉट लोगे, ठीक है। वर्कशीट है तो आपको क्या करना है, आपको पेज नंबर 45 पर आना है। आपकी वर्कशीट में हो सकता है कुछ और हो, एक बार चेक करना, कोई बच्चा पेज नंबर 45 पे दे रखा है क्या आपको, कॉन्सेप्ट नंबर 10, ये चेक करके बताना कि त्रिभुज के बाह्य कौन कौन आपको पेज नंबर 45 पे ही दे रखा है क्या, ये बताओ। पेज नंबर 45 पे ही है ना, फिर तो बढ़िया है, फिर तो बहुत ही बढ़िया। अगर ऐसा है तो हाँ बहुत बढ़िया। अगर आपको ऐसा दे रखा है तो त्रिभुज यहाँ आना है, पेज ना कॉन्सेप्ट 10 पे आना है, और अब नीचे आओगे, अगला पेज बदलोगे, आपको प्रश्नावली 10.1 हल करनी है। अब 10.1 में कौन कौन से हैं, 10.1 में आपको ये सभी क्वेश्चन दिख रहे हैं, कौन कौन से, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4। अच्छा अभी जिनके पास वर्कशीट नहीं है वो क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। तो मैं 5 तक गिन रहा हूं, आप सभी को स्क्रीनशॉट लेना है। 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे चलते हैं, प्रश्नावली 10.2 भी आपको हल करनी है। अब 10.2 में कितने क्वेश्चन है, 10.2 में 3 है, ठीक है, 10.2 में 3 सवाल हैं जो कि आपको हल करने हैं। कौन कौन से, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, ये तीनों आपको हल करने हैं। प्रश्नावली 10.2 भी आपको हल करनी है। मैं फिर से 5 तक गिनूंगा, स्क्रीनशॉट लेना है जिसके पास वर्कशीट नहीं है। 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। चलिए अब हम अगले उस पर चलते हैं, कॉन्सेप्ट 11, त्रिभुज का अंतः कोण गुण, ये भी हम सीख चुके हैं, तो इसका भी होमवर्क मिलेगा। होमवर्क क्या है इसमें, तो अच्छा छोटा सा ही होमवर्क है, कौन सा है, प्रश्नावली 11.1, प्रश्नावली 11.1 आपको हल करनी है। प्रश्नावली 11.1 आपको हल करनी है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4, बस ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। प्रश्नावली 10.1, 10.2 और प्रश्नावली 11.1, ये बस आपको हल करने हैं, यही आपका होमवर्क है, ठीक है। तो बस आपकी क्लास यहीं तक थी, अगर आपका कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ लो, अगर नहीं है तो बस क्लास यहीं तक थी। ओके बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट।